अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर नदीम और ये है आईसीआई की तरफ से कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 सी प्रोग्रामिंग की दूसरी वीडियो। मैंने आपसे कहा था कि मैं 5 वीडियो में आपको सी प्रोग्रामिंग की मुकम्मल तैयारी करवाऊँगा। मुकम्मल से मुराद ये है कि मैं मैक्सिमम हिस्सा 90 95% हिस्सा आपको समझा दूँगा। ज़ाहिर है तैयार तो आपने खुद करना है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी वीडियो की मदद से आप ना सिर्फ़ उसको समझ सकें बल्कि खातिर-ख़ास तौर पर तैयार भी कर सकें, ताकि जब आप बुक से पढ़कर क्वेश्चन को उस तरह तैयार करें, तो आप लोगों का आसानी से तैयार हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ 5 वीडियोज़ व्हिच कवर कंप्लीट प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ क्लास 12th। ठीक है? तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इन 5 वीडियो में आपको सारी सी प्रोग्रामिंग सिखाऊँ। पहले ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो हो चुकी है, उसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स आप लोगों से डिस्कस की थी कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एरर कौन-कौन सी हो सकती हैं, इसके अलावा वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो आप भी जाकर वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंटेंट में कि इस वीडियो में होगा क्या-क्या। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन चूँकि इस वीडियो में हम मज़ीद उससे रिलेटेड आगे चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे हम। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है? वेरिएबल हमने पढ़ा, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन देखेंगे। इसके अलावा वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन कैसे होती है? तो अगर वेरिएबल के बारे में हम मज़ीद जानना चाहते हैं, तो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो देखें। इसके अलावा वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी में कोई एक जगह होती है जहाँ हम चीज़ें स्टोर करते हैं। मेमोरी में कोई एक जगह जहाँ कोई चीज़ स्टोर करते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल एक जगह का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जगह को नाम दिया एक्स, उस एक्स में हमने कोई वैल्यू स्टोर की 5, ठीक है? तो उस जगह में जब 5 वैल्यू हमने स्टोर की है, तो अगर हम x इक्वल टू 6 कर दें, तो 5 की जगह 6 चला जाएगा। x अब क्या है? x कोई नाम है उस जगह का, हमने उस जगह का नाम रख दिया है। फॉर एग्जांपल समझ लें घर में बहुत सारे कमरे हैं, इसको मेमोरी समझ लें। तो एक कमरा एक मेमोरी का एक हिस्सा है, उस हिस्से को हम अलग से नाम दे देते हैं, ये x है, x में हम ये चीज़ें रखेंगे। तो इसी तरह मेमोरी में भी इसी तरह बॉक्स बने हुए हैं और एक वेरिएबल एक बॉक्स होता है। तो इसमें देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना क्या है और वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना क्या है। ऑपरेटर क्या होते हैं सी में? मिसाल के तौर पर हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो इस तरह के ऑपरेटर कौन से होते हैं? इसके अलावा कंपाउंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इन सब ऑपरेटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है? ये कैसे काम करती है? स्कैनफ स्टेटमेंट क्या है? ये कैसे काम करती है? और मज़ीद इनसे रिलेटेड जो भी कांसेप्ट हैं प्रिंटफ से रिलेटेड, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एम्परसैंड जो सिंबल होता है उसका क्या काम है? तो वो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने जा रही हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो चीज़ें समझना है आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जैसा कि बताया था ऊपर, हेडर में कुछ फाइलें इंक्लूड करते हैं। ऐसे इंक्लूड एसटीडीओ। एसटीडीओ का ताल्लुक किससे होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से। कोनियो डॉट एच का ताल्लुक किससे है? गेट ch वगैरह से, क्लियर स्क्रीन वगैरह से। ये जो फंक्शन इसमें होते हैं। इसके अलावा वाइड मेन, ये हमारे फंक्शन का नाम है। वाइड का मतलब होता है ये इस फंक्शन से हम कुछ वैल्यू लेंगे नहीं। मेन जो फंक्शन है ये हमारे प्रोग्राम का मेन हिस्सा होता है। इसमें हम मेन काम जो करते हैं, ये मेन के बाद जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको डीलिमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीलिमिटर, ठीक है? तो डीलिमिटर में क्या है? जो क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन है, ये क्लियर स्क्रीन कर देता है। गेट ch एक कैरेक्टर इनपुट लेता है कि जब हमारा रिजल्ट शो हो, तो जब तक कोई कैरेक्टर इनपुट ना हो हमारा प्रोग्राम बंद ना होता कि हमें रिजल्ट नजर आता रहे। तो ये आमतौर पर जब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखने को कहा जाए, तो ये सारा एक आप याद कर लें। टेक्स्ट बुक में थोड़ा-सा और तरह से दिया हुआ है, आप वो भी याद कर लें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको ऊपर जो भी होगा वो हेडर फाइल होगी, सिर्फ एसटीडीओ फॉर एग्जांपल दिया हो सकता है। इसके अलावा एक और भी फाइल हो सकती है math.h, उसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। ये कुछ असल में फाइलें हैं जिनको हेडर फाइल कहते हैं और हेडर फाइल को .h से स्टोर होती है और एंगुलर ब्रैकेट में या एरो ब्रैकेट में इसको इंक्लूड करते हैं। और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये पहले इंक्लूड हुई हैं, फिर इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जिसमें से क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, गेट ch एक फंक्शन है। इसके अलावा प्रिंट एफ जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इनपुट कैसे करते हैं और आउटपुट कैसे करते हैं। वो चीजें दोनों आप इस जो है वीडियो में देखेंगे कि वो फंक्शन कैसे काम करते हैं। सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे फंक्शन पर मुश्तमिल होती है। मेन फंक्शन इन सारे फंक्शन में से एक है। मेन इसका नाम है और ये ब्रैकेट्स इसका मतलब होता है हम कोई वैल्यू ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अभी इस बारे में आपने परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना इसको समझने की जरूरत है। समझ लें कि जब भी हमने फंक्शन लिखना है
और आपने चूंकि ज्यादातर मेन लिखना है तो इसके बाद 2 ब्रैकेट्स भी लगाएंगे और उसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स जो करली ब्रैकेट्स भी जिनको कहते हैं, ये इनके अंदर फंक्शन का काम सारा लिखा होगा। वाइड का मतलब होगा ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, और मेन फंक्शन हमेशा वाइड ही होगा। तो जब आपने प्रोग्राम लिखना है, ये 5-6 लेने हैं, ये याद आपने बिल्कुल इसी तरह करनी है। ना इसमें कोमे वगैरह की भी गलती की गुंजाइश नहीं, डॉट वगैरह हैश की या ये आखिर में जो सेमीकोलन है इसकी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप पेपर में अगर आपको प्रोग्राम नहीं भी आता तो ये सारा सही लिख दें तो आपको ज्यादातर ये होता है कि 8 में से 3 नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो इसलिए आपने ये सही याद कर लेना है। अच्छा, बाकी अब आगे हम देखते हैं कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर अगर पता है, ये हमारा मेन फंक्शन है, सारा हमारा काम इन 2 ब्रैकेटों के बीच में होता है। तो आगे हम देखते हैं कि मजीद जो है सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें हैं और इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं, ऑपरेटर कौन से हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं। डाटा टाइप्स कि हम जो मैंने कहा है हमारे पास मेमोरी है उसमें चीजें स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की। तो कौन कौन सी चीजें स्टोर कर सकते हैं और वो कितना साइज होता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर को मतलब होता है एक कैरेक्टर, ठीक है। मतलब यानी कि अगर एक लफ्ज ए सेव करना है तो वो कितनी जगह लेगा, 1 बाइट। इसी तरह अनसाइंड कैरेक्टर यानी कि जो उसके साथ सिंबल कोई ना हो, तो ये सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेमोरी में मुझे देखें ये 0 to 255 है, 128 to 127, इसका मतलब होता है कि माइनस वाले साइन से प्लस वाले 127 तक। तो ये कैरेक्टर शॉर्ट और इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, लॉन्ग जो होता है ये देखेंगे बड़े जो है डिजिट इसमें स्टोर करनी हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू हो, और डबल पॉइंट वाली वैल्यू लेकिन उससे भी बड़ी, लॉन्ग डबल ये भी पॉइंट वाली वैल्यू लेकिन बहुत अगर बड़ी वैल्यू हो तो इसके जरिए स्टोर करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें जो है इसी वीडियो में फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर लें। हाँ, ये रेंज का क्या मतलब है कि इतनी बड़ी वैल्यूज तक इसमें स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। असल में अगर पेपर के वाले से ये साइज ज्यादा अहम है, इसमें से कुछ का पूछ सकता है, खासकर कैरेक्टर का पता हो, इंट और शॉर्ट का लाजमी पता हो, अनसाइंड इंट का भी पता हो, लॉन्ग का, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, मेरे ख्याल से इन सब की ही अगर आप याद कर लें कम से कम ये डाटा टाइप, ये जो डाटा टाइप और ये मेमोरी में कितनी जगह पर स्टोर होता है ये याद कर लें। 2 चीजें और पता होनी चाहिए आपको कि एक तो ये कि जब भी कोई इंटीजर या फ्लोट लिखा हो तो इनको सेव करते हुए आपने ऐसे ही लिख देते हैं, जिनके आसपास कोट नहीं लगाते, ठीक है, जिनके जो ऊपर कोट होता है वो नहीं लगाते। इसी तरह जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पर करैक्टर वगैरह, करैक्टर इसमें अब आपने सिंगल कोट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगल कोट। सिंगल कोट जो ऊपर 2 कोमे होते हैं तो वो सिंगल कोट किस में यूज करते हैं? करैक्टर में। और स्ट्रिंग में डबल कोट यूज करते हैं। स्ट्रिंग में क्या करते हैं? डबल कोट। उसकी भी हम एग्जांपल आगे देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है। अब देखते हैं डिक्लेयरिंग इंटीजर वेरिएबल। डिक्लेयरिंग इंटीजर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है? ये हमारे पास वही फंक्शन है, सिर्फ इसमें ये वाला हिस्सा हमने चेंज किया है, इंटीजर और एज। INT जो है ये कीवर्ड है, कीवर्ड के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर सके। ये कीवर्ड है इंट, INT इंट। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटीजर है, यानी कि कोई नंबर है। ये डेटा टाइप है। ये देखें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, ये देखें इधर इंट लिखा होगा, ये इंट है, ठीक है। तो ये आपने याद है ना कि इंट में कितना बाइट्स कितने इसमें मेमोरी में लेगा? 2, और इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? इतनी बड़ी। तो देखें इंट का मतलब यही हुआ कि ये इंटीजर होगा और मेमोरी में 2 जगह लेगा और इसका नाम होगा एज। क्या होगा? एज। ये इस वेरिएबल का नाम होगा। और ये क्या है? ये सेमीकोलन है कि ये इसका मतलब होता है हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर ये जो हमारा मेन फंक्शन के 2 ब्रैकेट है इसके अंदर जितने भी चीजें होती हैं उनमें मैक्सिमम के अंदर सेमीकोलन लगाते हैं। जिनके अंदर नहीं लगाते वो आने वाली वीडियोस में या यहाँ नहीं लगाने वो बताऊंगा। फिल वक्त आप समझे सब स्टेटमेंट्स के आगे ये सेमीकोलन होना चाहिए। इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। तो ये इंट का मतलब जब भी हम डाटा टाइप लिखेंगे, डाटा टाइप इंट या CHAR, इसका मतलब होता है कैरेक्टर के लिए 4, और इसके अलावा फ्लोट लिखेंगे मतलब पॉइंट वाली अगर वैल्यू है तो वो जब लिखेंगे इसका मतलब होगा ये वेरिएबल बनाने लगा है। क्या करने लगा है? वेरिएबल बनाने लगा है, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं डिक्लेयर करने लगा है। वो है एज। उसका नाम एज है। अब एज नाम का जब डिक्लेयर करते हैं तो जब आप फिर उस एज को दोबारा यूज करना चाहेंगे फिर आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप एज यूज करेंगे। तो ये वेरिएबल का फायदा होता है कि आपको वैल्यू याद रखनी नहीं पड़ती। आप एक दफा स्टोर कर लेते हैं फिर आप उसी नाम से
उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी एज बनाया तो है, इसमें हमने वैल्यू क्यों नहीं रखी? जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है वो देखते हैं अभी। ये फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाला बॉक्स है ये हमारी पूरी मेमोरी है। जो ब्लैक है ब्लैक वाला जो एरिया है इसको कहते हैं कि हमारा ये वाला एरिया, इसमें हमारा इंट बन गया है। कौन सा? ये पूरा ब्लैक वाला एरिया, ये क्या बन गया? इंट, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप। जब हम ये ऐसा डिक्लेयर करते हैं कोई भी, तो वो मेमोरी में उतनी जगह, फॉर एग्जांपल ये 2 बाइट है तो मेमोरी में 2 बाइट क्योंकि इंटीजर लेता है तो उतनी जगह रिजर्व हो जाती है कि जी ये एज की है, और इस जगह का नाम बन जाता है एज। इस जगह का क्या नाम पड़ गया है? एज। इसी तरह अगर डबल होता तो वो डबल लेता और उस जगह का जो डबल का नाम लिखते वो आगे वो इस जगह पर उसकी जगह बन जाती। इसी तरह अगर लॉन्ग डबल जो भी मेमोरी में उतनी जगह उसके लिए रिजर्व हो जाती है। अब इसमें रिजर्व तो हो गया है और पता भी चल गया इधर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी और उसका नाम एज है और जगह जो 2 बाइट है। तो अभी तक तो हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी। जब हम वैल्यू नहीं रखते जब तक, तो इसमें ऑटोमेटिकली पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास से वो रख देता है जिसका कोई मकसद नहीं होता, फजूल में वैल्यू होते हैं। तो उसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। यानी कि गार्बेज का अगर आपको उर्दू में मतलब पता है तो गार्बेज का यही मतलब होता है ना, कूड़ा करकट। तो ऐसी वैल्यू जो पहले से उसमें पड़ी है उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, व्हाट इज गार्बेज वैल्यू। जब आप इंटीजर बनाते हैं मेमोरी में जगह बनती है, डिक्लेयर होता है, उसका नाम बन जाता है, लेकिन हम उसमें वैल्यू नहीं रखते तो क्या होता है उसमें गार्बेज वैल्यू होती है, यानी कि पहले से वैल्यू होती है। ये हमारी फॉर एग्जाम्पल मेमोरी है। तो ये इस तरह जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह होता है। याद रखें, अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना तो फिर तो ठीक है, जिसमें क्लियर स्क्रीन शामिल हो। जरूरी नहीं है आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्लियर स्क्रीन रखें, अगर आप ये नहीं भी रखेंगे तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। लेकिन याद रखें जब भी आपने क्लियर स्क्रीन लिखना है तो वेरिएबल डिक्लेयर, जिस तरह हमने ये एज टाइप का मतलब इंटीजर टाइप का एज नाम का वेरिएबल बनाया है तो ये हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। वेरिएबल बनाना ऊपर है, बाकी सारा काम नीचे करना है। हाँ, गेट ch के ऊपर करना है। तो अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आप बाकी जिसमें गेट ch या क्लियर स्क्रीन ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है, ऊपर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर ऊपर ही करते हैं क्योंकि इधर जब वैल्यू स्टोर करते हैं फिर नीचे जाकर उनको नीचे वाले हिस्से में इस जगह पर उनको यूज करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या मतलब होता है? हमने एक जगह बनाई है मेमोरी में, वहां हम ये चीज स्टोर करेंगे, उसको यूज करना तो आगे आगे करेंगे। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे? आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे, तो इनको हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह वेरिएबल की वैल्यू यूज होती है, मजीद हम वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीजें हम अभी देखेंगे। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है और ये पूरी सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन चीज होती है और ये बार बार होते ही होता है। तो आपको स्ट्रक्चर एक दफा किसी का बेशक याद हो जाए वो फिर बार बार वही होता है। नीचे आपकी लॉजिक या आपकी बाकी चीजें चेंज होती हैं, वेरिएबल का नाम और होता है, डिक्लेयर करने का तरीका फिर वही होगा। डाटा टाइप रखेंगे, डाटा टाइप कौन कौन सी होती है ये बार बार बता रहा हूँ, ये सारी डाटा टाइप है। इनको अपने स्क्रीनशॉट ले लें, इनको देखें, ये जो डाटा टाइप हो सकते हैं ये कितनी जगह लेती हैं, फिर इनमें जगह कौन कौन सी चीजें स्टोर हो सकती हैं। करैक्टर में करैक्टर, इसमें भी करैक्टर ही होता है लेकिन अनसाइन करैक्टर होता है जिसमें के साथ कोई साइन ना लगा हो। शॉर्ट और इंट ये दोनों इंटीजर वैल्यू स्टोर करती हैं, लेकिन ये माइनस भी हो सकता है। अनसाइन के साथ माइनस नहीं हो सकता, लॉन्ग के साथ माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये 4 बाइट लेता है। अनसाइंड लॉन्ग ये भी उतनी ही वैल्यू है लेकिन ये माइनस वाली नहीं लेता, अनसाइंड है। फ्लोट क्या करता है? पॉइंट, डबल उससे बड़ी। इस तरह ये सारी डाटा टाइप हैं। तो हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं कि इस तरह की वैल्यू स्टोर करने लगे हैं और उस जगह का नाम क्या होगा जहाँ वैल्यू स्टोर करने लगे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल। अब हम आगे वेरिएबल बोलेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ उसकी कोई डाटा टाइप होगी और उसका कोई नाम होगा और ये मेमोरी में कोई जगह है उसमें हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। कौन सी रख सकते हैं? इसी टाइप की। इंट लिखा है तो इंटीजर टाइप की। जब आप पीछे वाला वो टेबल याद कर लेंगे तो फिर आपको ये चीज याद रखने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये हमारा गार्बेज वैल्यू उसमें रखी। तो ये है डिक्लेयरिंग इंटीजर वेरिएबल। तो डिक्लेयरिंग वेरिएबल असल में हम पढ़ रहे हैं। इंटीजर तो ये हमने डिक्लेयर किया, इसकी जगह कुछ भी डिक्लेयर कर लें। तो फॉर एग्जांपल अगर इधर होता है डिक्लेयरिंग करैक्टर वेरिएबल तो इधर करैक्टर होता है CHAR और उसका हमने नाम ए रखा है, सेमीकोलन तो लगाना ही लगाना है जरूरत है। इस तरह मेमोरी में एक जगह बनी है, 1 बाइट की जगह बनी है, ठीक है, क्योंकि करैक्टर 1 बाइट लेता है। तो नेम उसका ए है और उसमें स्टोर हो गई करैक्टर वैल्यू। अभी तक कौन स्टोर की, तो इसमें भी पर अपने पास उसने गार्बेज वैल्यू स्टोर कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करें, इधर उसका डेटा टाइप लिखेंगे, इधर वो वेरिएबल का नाम रखेंगे, मेमोरी में उसकी जगह गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी और फिर जब हम उसकी जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो फिर वो वैल्यू आ जाएगी। इसे कहते हैं इनिशियलाइजिंग इंटीजर वेरिएबल। अच्छा, इनिशियलाइजिंग का क्या मतलब है? वेरिएबल तो रख दिया लेकिन मैंने बताया कि उसमें क्या है
गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू का क्या मतलब है, ना कुछ भी नहीं है, अपने पास से कुछ वैल्यू नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो बेहतर होता है कि आप उसको इनिशियलाइज करें। उसको इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होता है, वेरिएबल को कोई वैल्यू देना। ये दो हमारे पास ऊपर पहले हमने इंक्लूड किए हैं, वही हमारा मेन प्रोग्राम है। ये दो वर्सन प्रोग्राम है, यहाँ ये मेरा रेड वाला डॉट चल रहा है, इसके दोनों तरफ दो प्रोग्राम है, ये वाला एक है, ये वाला दूसरा प्रोग्राम है। ये दो तरीके मैंने बताए हैं कि किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो ये ऊपर दोनों में क्या हुआ है, पहले वो इंक्लूड हुई हैं जो प्रोग्राम के लिए जरूरी होती हैं। ये वाइड मेन, देखें दोनों सेम प्रोग्राम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। तो ये मेन चीज आपको याद होगी, बाकी चीजें देखें क्लियर स्क्रीन से ऊपर आपने डिक्लेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियलाइज क्या होता है, ये आप साथ में भी कर सकते हैं। अब देखें एज इक्वल टू 25 कर दिया है, ठीक है। एज क्या कर दिया है, 25 कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है, एज में 25 चला गया है, एज की जगह पर 25 स्टोर हो गया। 25 क्या है हमारे पास, इंटीजर है ना, तो इंट हमने बताया भी है, इंट की वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इसलिए 25 एज में स्टोर हो गया है। और ये क्लियर स्क्रीन से ऊपर मैंने बताया था, वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करने ऊपर करने, बाकी सारा काम नीचे करने। इसमें भी डिक्लेयर ऊपर किया है, सारा काम नीचे किया है। इसमें चूंकि इनिशियलाइज हमने कुछ वैल्यू जो दी है, जो कि इनिशियलाइज है, वो ऊपर किया है, लेकिन डिक्लेयर भी ऊपर किया है, इसलिए वो सारा क्लियर स्क्रीन से ऊपर किया है। वरना जो इधर इनिशियलाइज अलग से किया है, ये हमने नीचे किया है। तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं कि इधर साथ ही डिक्लेयर करके इक्वल टू डालें। इक्वल टू का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, 25 एज में रख दो। इस तरह इधर भी 25 एज में रख दो, अलग से भी दोबारा रखकर वेरिएबल का नाम उसमें वैल्यू रख सकते हैं। जितनी दफा मर्जी या चेंज करते रहे, वेरिएबल का मतलब भी होता है, अगर नीचे अगर फिर लिखते एज इक्वल 35 तो ये 35 हो जाती। यानी कि हम जितनी मर्जी बार चेंज करते रहे, प्रोग्राम ऊपर से नीचे चल रहा है, तो हम नीचे एज इक्वल 35 करेंगे तो 35, 45 करेंगे तो 45 स्टोर हो जाएगा। जितनी दफा मर्जी करने, वेरिएबल वही होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, लेकिन पहली दफा 25 होगी। लेकिन जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो उसके साथ इंट या डेटा टाइप जो भी है उसकी वो जरूर लिखते हैं। अभी इधर डेटा टाइप जो भी है ये लाजमी लिखी है। इसका क्या मतलब होता है कि हम किस किस्म की वैल्यू रखेंगे। लेकिन जब दोबारा यूज करते हैं एज, तो इधर हमने साथ इंट नहीं लिखना, ये याद रखें। दोबारा इंट, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी नहीं लिखना। इसका क्या मतलब है, उसको पहले से पता है एज यह है इंटीजर है, वो सेव हो गया उसमें। किस तरह सेव हो गया, जैसे हमने उसे बताया कि ये हमारे पास इंट है, तो उसने इंट की एक 2 बाइट की जगह बना दिया। अब उसको पता है इधर इंटीजर ही स्टोर होगा। अब क्या स्टोर होगा, जब मैं इक्वल टू 25 किया, या इधर नीचे जाकर एज इक्वल टू 25 किया, तो इसमें क्या आ गया, इसमें 25 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू बीच में चली जाती है, 25 स्टोर हो गया। इसी तरह सेम तरीके से ये भी दो तरीके से, वही उन्हें सेम दो तरीके से हो जाता है कि उसी लाइन में अगर इक्वल रखकर कर लेते हैं, चाहे तो वो हम इधर नीचे कर लेते हैं, एज इक्वल टू दोबारा लेकर उसमें ये ए लिख देते। अब हमने क्या किया, कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है, उसको बोलना बोलना करैक्टर बोल सकते हैं, चार भी बोल सकते हैं, करैक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में CHAR लिखना है आपने। ये बात है, मतलब स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, अगर आप कुछ और लिखेंगे तो वो कुछ और समझेगा, वो कहेगा एरर है, इसका मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए स्पेलिंग सही लिखने पड़ते हैं। ये आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। आइडेंटिफायर हमने पढ़े हैं कि हम किस तरह से नाम देते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कुछ हम चीजों के नाम लिखते हैं। आइडेंटिफायर में अल्फाबेट, इंटीजर, डिजिट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकती है, तो कोई भी नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं अगर वो कीवर्ड में से ना हो। हाँ, ये कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश भी करते हैं, और अगर ऐसा करें तो एरर भी आ जाते हैं। अगर नंबर से ये शुरू नहीं करना, मतलब 1A अगर इधर 1 लिखें और इधर A लिखें, तो फिर ये गलत वेरिएबल हमारा माना जाएगा, ठीक है। इसलिए अल्फाबेट से शुरू करें या अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर जो नीचे डैश होती है, ठीक है, उससे शुरू करें। और वेरिएबल का जो नाम मर्जी दें। हमने ए क्या किया है, ए जगह का नाम है या वेरिएबल का नाम है, और उसमें वैल्यू क्या है, ए रखी है। ये हमने ऊपर जो 2 कॉमे लगाए, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि ये मैंने बताया था कि जब भी करैक्टर वैल्यू होगी तो सिंगल कोड यूज करना है। सिंगल का मतलब है एक एक, जो ऊपर जो कॉमा आता है, जहाँ कोड इसको बोलता है सिंगल कोड, एक एक यूज करना है, तो ये वैल्यू उसमें जाकर सेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसको अलग से करना होता है, इधर हम करैक्टर ए लिखते हैं, इधर सेमीकोलन लगा देते हैं, और नीचे क्लियर स्क्रीन से नीचे पर क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए। जिस तरह पीछे वाली वीडियो में हमने इधर के अलग से एज 25 किया है, अगर इधर ए होता है, ए इक्वल टू इधर वो डालकर इस जगह वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। गार्बेज की जगह पर हमने ए रख दिया है, मतलब यानी कि ए हमारा वो 1 बाइट ले रहा है और उसमें ए स्टोर है, और ये एक करैक्टर है। इस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। और मजीद मिसालें देखते हैं वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर होता है, किस तरह यूज होता है, ताकि आपके ज़हन में मजीद ये अच्छे से बैठ जाए कंसेप्ट। ये हमने इंटीरियर बनाया है और उसकी नेम हमने दिया है KGS। हमने इस इंटीरियर बनाया है और उसको क्या दिया है, KGS। KGS, अच्छा, ये हमने नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब है हमने एक जगह बनाई है मेमोरी में, या वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मेमोरी में एक जगह बनाई है
वहां इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। स्पेस दिया, ठीक है, इधर एक स्पेस दे दी हमने, बस यहाँ 2 भी दे दें तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेमोरी में हमने एक जगह बनाई है इतनी, फॉर एग्जाम्पल ये 2 बाइट है, तो उसमें क्या स्टोर किया है, KGS उसका नाम है, स्टोर नहीं किया। KGS उस जगह का नाम दिया, उसमें स्टोर क्या होगा ये हम अभी बताएंगे। यानी कि अगर हम नीचे जाकर 10 स्टोर करते हैं 10 होगा। इस तरह डबल क्या है, डबल का मतलब होता है फ्लोट, जब पॉइंट वाली वैल्यू बहुत बड़ी, यानी कि ये 8 बाइट मेरे ख्याल से लेती है, तो 8 बाइट इतनी फॉर एग्जाम्पल बड़ी जगह है, तो उस जगह को नाम दिया है लेंथ। लेंथ उस जगह का नाम है, लेंथ वैल्यू नहीं है, ये बात में रखनी है। वैल्यू हम नीचे इनिशियलाइज करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो पीछे से जो 2 मैंने स्लाइडों में डिस्कस किया वेरिएबल, उसको दोबारा से ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि वेरिएबल कितनी जगह लेता है, किस तरह। ये वैल्यूज नहीं है KGS लेंथ, ये उनके नाम है जगह के। जिस तरह मैंने कहा था कमरों के नाम होते हैं, तो KGS एक बड़ा कमरा है, इसमें जी क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, कौन सी इंटीजर टाइप की, कौन सी डबल टाइप की। डबल टाइप मतलब पॉइंट वाली या इशारिया वाली वैल्यू जिसे कहते हैं, वो लेंथ में स्टोर होंगी। लेंथ उसका नाम है और जगह है ये, उसमें क्या स्टोर होगा, डबल वाली वैल्यू। वैल्यू बाद में बताई जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंट लिखा है, लेकिन ये मार्क्स फिर कोमा फिर टोटल स्टूडेंट, ये अंडरस्कोर होता है, जो मैंने बताया था कि अंडरस्कोर से शुरू भी कर सकते हैं और बीच में बुला सकते हैं। इसमें और डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं करना, ये बात है। अच्छा ये क्या है, कोमा कोमा, ये मार्क्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ रूम है। ये असल में हमने एक ही लाइन में, ये बात ध्यान में रखनी है, एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, कोमा कोमा लगाकर, ठीक है। एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और आगे सेमीकोलन, यानी कि हमारे पास 3 इंटीजर वेरिएबल होंगे और 3 मेमोरी में जगह बन गई है, ठीक है। इस तरह 3 हमने, ये 4 हमने क्या किए हैं, डबल वैल्यू स्टोर की है। तो कोमा लगाकर हम ज्यादा वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप इनिशियलाइज करना चाहें तो इधर इक्वल टू लगाकर मार्क्स की अगर 10 लगाते फिर कोमा लगाते, तब भी कुछ को इनिशियलाइज कर लेते, कुछ को ना करते। लेकिन अभी ये सारे जो हमारे 1 2 3 4 लाइनों में हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और लेकिन उनको इनिशियलाइज नहीं किया। अब ये नीचे वाले एग्जांपल देखें, इंट काउंट, इसका मतलब है इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल है, ये उसका नेम है, जगह का नेम है। और मेमोरी में एक जगह बनी है काउंट, उसको उसमें क्या हुआ है, डिक्लेयर हुई है, ठीक है, और डिफाइन हुई है। लेकिन क्या हुआ है, वैल्यू हमने उसमें इधर रखी है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये होती है। कोई बोले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, जब उसमें वैल्यू रखते हैं तो इनिशियलाइजेशन है। काउंट इज इक्वल टू 125। काउंट क्या है, एक जगह का नाम है, उसमें 125 रख दो। हमें ये नहीं बताना कि इधर इंटीजर नहीं लिखना, वो ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ काउंट है, इंटीजर टाइप का, उसको खुद ही पता है इंटीजर वैल्यू आएगी। ये कैरेक्टर है CH, और साथ ही हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है, उसमें जी स्टोर करो। कैरेक्टर में मैंने बताया था सिंगल कोड यूज करना है। इस तरह फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है, वो वेट नाम की जगह पर स्टोर हो गया है। ये भी साथ ही क्या हो गया है, इनिशियलाइजेशन हो गई है, ठीक है। उम्मीद है आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर आपने पता ही होगा, प्लस माइनस ये सारे ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर आर सिंबल्स, ये कुछ सिंबल हैं, कुछ अलामतें हैं, विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डेटा। डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सी इज इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब है इसमें होते हैं, सी में होते हैं विद अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं, बिट वाइज ऑपरेटर भी हैं, और बहुत सारे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में हम किस पर फोकस करेंगे, फर्स्ट थ्री कौन से हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, इन 3 पर हम काम करेंगे। ये कौन से ऑपरेटर हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। कौन से ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक, ये वाला जो लिखा हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस माइनस, ये स्टार जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये सिंबल का क्या मतलब, ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपने इसको समझना है। एडिशन के लिए अगर आपने कोई चीज ऐड करनी हो प्रोग्रामिंग में तो कैसे करेंगे, तो ये सिंबल यूज होगा। इस तरह सब्ट्रैक्शन करनी हो तो ये सिंबल यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन हालांकि क्रॉस होता है, ये देखें अलजेब्रिक हमने एक्सप्रेशन लिखा है, मैथ में किस तरह लिखते हैं, इस तरह। तो ए क्रॉस भी लिखा होता है, लेकिन हम उसको स्टेरिक से जाहिर करते हैं। डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल, ये तो वैसे ही डिवीजन के लिए यही इस्तेमाल होता है। मॉडुलस क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो नीचे जो वैल्यू बच जाती है उसको मॉडुलस बोलते हैं। उसको मैथ में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें सी में कैसे लिखते हैं, अगर ए प्लस बी है तो हमने ए, ये ए छोटा बड़ा हम इसमें भी कर सकते हैं वेरिएबल नाम से। ये वेरिएबल हमारे पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, ये हमने कहीं बनाए हुए हैं, लेकिन अभी आप इसको समझें कि हम प्लस इसमें इस तरह लिख देते हैं, इस तरह माइनस इस तरह लिख देते हैं। मल्टीप्लाई की जगह स्टारक यूज करते हैं, स्टारक बोलते हैं इसको, स्टार है बोलते स्टारक है इसको। ये डिवाइड इस तरह करते हैं, ये मॉडुलस यानी कि डिवाइड से नीचे जो वैल्यू बचती है वो इस तरह रखते हैं। तो ये सारे क्या है, मैथ वाले ऑपरेटर हैं, जिनको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। आगे रिलेशनल और लॉजिकल अगर हम देखते हैं, अभी रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज।
रिलेशन वैसे ही रिलेशन होता है, कंपेयरिंग के लिए यूज होता है, यानी कि दो को कंपेयर करने के लिए रिलेशन यूज करते हैं। दीज ऑपरेटर ऑलवेज इवैल्यूएट टू ट्रू और फॉल्स। रिलेशन क्या होता है, बड़ा है, कोई वैल्यू बड़ी है, या रिलेशन है, हाँ नहीं, हाँ या नहीं, ट्रू या फॉल्स, ये जवाब होता है उसका। इसी तरह बराबर है या नहीं, तो रिलेशन का मतलब भी जवाब भी ट्रू या फॉल्स होता है। तो वो कह रहा है दीज ऑपरेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, यहाँ तो रिलेशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दे प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यू इन मोस्ट केसेस। वन वन क्या होता है, अगर ट्रू हो जाए, यानी कि अगर हम कहें ए में ए हम वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, उसमें 5 रखा है, तो नीचे हम चेक करें, अगर ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू क्या है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये असल में हम ये चेक करें कि बराबर है कि नहीं है। तो जब बराबर हो तो क्या करेगा, ट्रू करेगा, और ट्रू का मतलब होता है वन या ट्रू। इस तरह जीरो का मतलब होता है फॉल्स या गलत। There are the following 6 basic relation operator। ये सारे रिलेशन ऑपरेटर हैं। इक्वल टू जब एक दफा इक्वल टू होता है तो याद रखना है, उसमें ए इक्वल टू 5 रखा है तो 5 की वैल्यू ए में चली जाएगी, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, असाइन वैल्यू असाइन करता है। लेकिन जब दो दफा इक्वल टू है, इसका मतलब है हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं कि ए सी के इक्वल है कि नहीं है। सिंबल ये होता है, अगर चेक करना हो एक्सप्रेशन में ए, इसका मतलब है ए सी के इक्वल है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू आएगा, ठीक है। इसी तरह लेस देन, ये बी बड़ा, बी स्मॉलर है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, तो आप कुछ रख कर देखेंगे, खुद सोचेंगे कि ए ये ग्रेटर देन साइन है, ये स्मॉलर देन भी चेक करता है और साथ में इक्वल टू भी, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह ये भी स्मॉलर देन भी और इक्वल टू भी, लेकिन ये बी इस तरफ रखा है, वो बी इस तरफ रखा है। ए स्मॉलर देन, जिसकी तरफ एंगल हो ना, ये वाला एरो ब्रैकेट जिसकी तरफ एरो हो, वो उसका मतलब होता है स्मॉलर के लिए चेक हो रहा है। इसकी तरफ एरो है तो सी स्मॉलर के लिए हो रहा है और ए ग्रेटर के लिए, ठीक है। ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। इस तरह ये जो ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल टू का है, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू है कि नहीं है, अगर इक्वल हो तो फॉल्स आएगा, नॉट इक्वल हुआ तो ट्रू आएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल हमने पढ़ लिए, अरिथमेटिक भी पढ़ लिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। ऑपरेंड क्या होते हैं, जिन पर हम ऑपरेशन करते हैं। ये हमारा वेरिएबल है, काउंट इंटीजर टाइप का हमने ऊपर बनाया था। फॉर एग्जांपल इनको प्रोग्राम के फॉर्म में देखते हैं, यूज कैसे करना है प्रोग्राम में, इसकी मिसालें भी हम करते हैं। फिर वक्त आप देखें, ये हमारा वेरिएबल है और क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसको ज्यादातर प्लस प्लस से लिखते हैं, किससे, प्लस प्लस से, और डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से। डिक्रीमेंट एक कम कर देता है, इंक्रीमेंट एक का इजाफा कर देता है। अभी देखें, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 ने क्या किया, काउंट में काउंट प्लस 1 कर दिया, यानी कि काउंट में अगर 5 था तो इसने क्या किया, 5 प्लस 1 6 को काउंट में रख दिया है, ठीक है। काउंट में अगर 5 था तो 6 को रख दिया है, काउंट में अगर 10 था तो 11 को रख दिया है, काउंट में अगर 20 था तो 20 प्लस 1 कर दिया है। तो ये बात समझ लें। सेमीकोलन आपको वैसे ही पता है, ये लाइन को एंड करने के लिए इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इस तरफ वैल्यू हो वो इस तरफ चली जाती है, इसमें चली जाती है। इसकी जगह हम प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम काउंट प्लस प्लस लिख देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म काउंट प्लस प्लस, या दूसरे शक्लों में प्लस प्लस काउंट भी रख सकते हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या होता है, एक का इजाफा करता है। ये देखें, j इज इक्वल टू हमारे पास 10 है और i इज इक्वल टू हमने क्या किया है, प्लस प्लस j। प्लस प्लस का क्या मतलब है, हमने ऐड करना है 1 किस में, j में, और j में क्या है हमारे पास 10 है, तो ऐड किया तो 11 हो गया, ठीक है। और 11 फिर इसमें स्टोर कर दो i में, तो इसमें i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और j की वैल्यू भी 11 हो जाएगी, क्योंकि वो भी प्लस प्लस हो गया है। लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है, ये प्लस प्लस बाद में है, तो इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पहले प्लस प्लस है तो इसका मतलब पहले ऐड हो, इसका मतलब बाद में ऐड हो। तो ये j इक्वल टू 10 है, ये भी j इक्वल टू 10 था, लेकिन इस स्टेट में थोड़ा सा फर्क है, i इज इक्वल टू j प्लस प्लस। इसमें j में क्या है, अभी 10 है, वो 10 पहले इक्वल टू हो गया है, पहले 10 i में चला जाएगा, फिर आखिर में प्लस प्लस होगा, यानी कि उसमें इजाफा बाद में होगा। J11 दोनों केसेस में हो जाएगा, इसमें भी J11 हो जाएगा, इसमें भी J11 हो जाएगा, लेकिन इसमें I भी 11 होगा, इसमें I 10 होगा। तो अगर आपको भी समझ आए तो आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, पॉज करके इस बारे में सोच सकते हैं कि कैसे हुआ है। J प्लस 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 J दोनों एक का इजाफा कर देंगे, J हमारे पास वेरिएबल है, I भी वेरिएबल है। और ये डिक्रीमेंट यानी कि A को कम करना, ये दोनों में भी सेम काम हुआ है।
लेकिन इसमें आपने खुद कमेंट में मुझे बताना है कि किस में कम हुई है वैल्यू, आई की वैल्यू इसमें क्या है और इसमें क्या है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। इधर पास करें, इसका रिजल्ट निकालें और कमेंट में बताएं किस जगह पर आई की वैल्यू मतलब पहले में कौन सी थी, दूसरे में कौन सी थी, कॉमा डालकर आपने बताना है मुझे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? इक्वल टू किस लिए यूज होता है? असाइनमेंट के लिए, यानी कि जो हमारे पास राइट साइड पर वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में चली जाती है। लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऑपरेशन भी करे, ऐड भी करे और साइन भी करे। इसका मतलब है माइनस भी करे और साइन भी करे। इसका मतलब है मल्टीप्लाई भी करे और साइन भी करे, यानी कि दो काम एक में करे, इसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। तो ये चारों क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों ऑपरेटर को बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट j प्लस इक्वल टू 5, ये कहती है j को 5 में प्लस भी करे और जो वैल्यू आए उसको j में रखे, यानी कि j इक्वल, अगर j में पहले 1 था तो इसका मतलब है j को 5 में ऐड करे, ये जो ऐड लिखा हुआ है वो यानी कि वो 6 भी हो और फिर वो j में रख दे, यानी कि j में नई वैल्यू 6 आ जाएगी। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ j बाई 5, यानी कि जो भी वैल्यू उसमें 5। इसी तरह ये j में से 5 माइनस भी करे और उसमें फिर वो रख भी दे j में, ठीक है। इस तरह तो ये इसको दो ऑपरेशन एक लाइन में हो रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई भी करे और रख भी दे, डिवाइड भी करे और रख भी दे, लेकिन दो ऑपरेशन एक लाइन में हो रहे हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल मजीद देखते हैं कि j इक्वल टू हमारे पास 10 है, तो j स्टार इक्वल टू 5 का मतलब है कि j में 10 है तो j को इधर 5 से मल्टीप्लाई भी करे, j को 5 से मल्टीप्लाई भी करे और उठाकर इधर रख भी दे। इस तरह j को 10 है तो j को 5 पर डिवाइड भी करे, यानी कि 2 आंसर आएगा तो 2 j में रख भी दे, तो j असाइनमेंट भी करता है, ऑपरेशन भी करता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशन क्या होता है? मैंने बताया था इक्वल टू और स्मॉलर देन, ग्रेटर देन। तो जब दो हमने मिलाने हो, ठीक है, क्या करने हो, दो को मिलाना हो, टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो कंपाउंड एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर है, ये वाला सिंबल इसको बोलते हैं एंड, ये देखें एंड लिखा हुआ है। इसी तरह ये वाला जो दो बार होती है सीधी, इनको बोलते हैं आर। ये जो वाला होता है इसको बोलते हैं नॉट, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, नॉट इक्वल टू के लिए भी यही साइन यूज होता है। अच्छा, जब एंड होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों काम होना लाजमी है। ए इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 हो एंड बी इक्वल टू 5, यानी दोनों काम हों तब हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। इसमें आर में क्या होता है, अगर एक भी काम ठीक किया है तो इसका मतलब वैसे ही आपको पता है यहाँ होता है, यानी कि एक यहाँ तो ये है, यहाँ ये है, दोनों में से एक भी ठीक है तो ठीक है, दोनों ठीक है तो फिर तो वैसे ही ठीक है, वो तो एंड के लिए भी ठीक होता है। लेकिन आर के लिए दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ठीक हो जाए, या दो हो या तीन हो, तो उनमें से एक भी ठीक हो जाए तो वो कहता है ठीक है। एंड में, एंड का मतलब होता है सारे ठीक हो, ये भी हो ये भी हो। एंड का मतलब ही और होता है, ये भी वैल्यू हो और ये भी हो। नॉट का मतलब उल्ट करना होता है, यानी कि अगर ट्रू हो तो ये उल्ट कर देता है कि नहीं फॉल्स हो, ये उल्टा उसको बना देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, मतलब दो लॉजिक को इकट्ठा करते हैं। अभी हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, फॉर एग्जांपल ए बड़ा है 5 इधर लिखा हुआ है और इधर ए बी बड़ा है 5, यानी कि ए भी बड़ा हो 5 से, दोनों ये दोनों को कह रहा है कि दोनों बड़े हो 5 से, या दो जो भी एक्सप्रेशन इधर दें ये दोनों को चेक करता है। इसी तरह ये दोनों को चेक करता है। ये क्या है, अगर इधर हमने ए इक्वल टू 5 रखा है तो ये कह रहा है नहीं ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, उसको उल्टा कर रहा है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या काम करती है? प्रिंट एफ क्या होता है, जब हम सारी चीजें कर लेते हैं, हमने स्ट्रक्चर सीखा, हमने देखा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर हुए हैं, फिर हमने वैल्यू स्क्रीन पर शो करानी होती है कि हमारा प्रोग्राम कैसा चल रहा है। शो कराने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ, और ये दो ब्रैकेट लगाते हैं। ये क्या होता है, प्रिंट एफ लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो हमारे पास एक आउटपुट स्क्रीन होती है। आउटपुट स्क्रीन भला क्या होती है, जहां पर हमें आउटपुट शो होती है, वहां पर प्रिंट एफ में इसमें जो भी वैल्यू हो वो हमें वहां शो हो जाती है। ये काम कैसे करता है इस बारे में अभी मजीद डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल आप ये याद करें, प्रिंट एफ लिखना है और ये दो ब्रैकेटें लगानी है, और आखिर में ये जो इधर नीचे वाले दोनों लाइनों में देखें कि आखिर में सेमीकोलन तो लगाने लगाना है। ये बाकी क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। प्रिंट एफ लगाएं, ये दो ब्रैकेट लगाएं और आखिर में सेमीकोलन लगाएं, तो ये हमारा आउटपुट करता है जो भी इसमें हो। अच्छा, जो भी इसमें होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग। एक खाली फॉर्मेट स्ट्रिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी लिखा, स्ट्रिंग को मैंने कहा था डबल कोड में लिखते हैं, जिस तरह कैरेक्टर कोड सिंगल कोड में लिखते हैं, स्ट्रिंग को डबल कोड में लिखते हैं। डबल कोड भी हम देखते हैं कैसे है अभी। एक तो हम खाली वो भी शो कर सकते हैं जो डबल कोड में लिखा हो,
एक डबल कोट में जो लिखा हो वो तो शो कर सकते हैं, और लेकिन उसके साथ कुछ वेरिएबल भी हम शो कर सकते हैं। वेरिएबल हमने पहले कोमे के बाद पहला वेरिएबल, फिर दूसरे कोमे के बाद दूसरा, जितने भी वेरिएबल शो करने हों, वेरिएबल में जो वैल्यू उनको भी प्रिंट कराना, तो वो कैसे कराते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पर अभी तक आपने ये सीखा है कि प्रिंट एफ में जो भी लिखा हो ये प्रिंट करता है, उसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। हाँ, हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अलावा भी कुछ चीजें कर सकते हैं, वेरिएबल भी उसमें शो करा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल कोमा डालकर पैरा वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल एक हो एक करवाएंगे, लेकिन याद रखें अगर एक ही होता तो ये कोमा ना होता, इसकी जगह बस सीधी ये ब्रैकेट होती और इस तरह। अच्छा, ये हमने क्या किया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये हमने एक प्रिंट एफ लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये सिर्फ हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग शो किया। ये वाली फॉर्मेट स्ट्रिंग जो मैं कह रहा था, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, ये हेलो वर्ल्ड क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग ये डबल कोट है। जब स्ट्रिंग लिखना डबल कोट, प्रिंट एफ लिखते ही हमेशा ऐसे। तो इसका क्या स्क्रीन पर रिजल्ट शो होगा, ये रिजल्ट हमारा स्क्रीन पर शो होगा। ये डब्ल्यू मैंने गलती से लिख दिया, हेलो वर्ल्ड शो होगा। ठीक है, क्या शो होगा, हेलो वर्ल्ड। जो इसमें बीच में सेम लिखा है ये सेम शो करेगा अगर वेरिएबल यूज नहीं हुए। ये इसमें वेरिएबल यूज नहीं हुए, जो भी प्रिंट करना हो तो आपने इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल यूज करनी हो तो क्या होगा, ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें हमने वेरिएबल यूज किए हैं। ये जो वेरिएबल है ना, ये हमने इसमें प्रोग्राम में यूज किए हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम है, हमने ऊपर हेडर फाइल जो आपको बताया था हैश इंक्लूड सेट फाइल शामिल होती है, वाइड मेन हमारे फंक्शन का नाम है और ये हमारा मेन फंक्शन है। अच्छा, इस दोनों प्रोग्रामों में क्लियर स्क्रीन और गेट सीएचएस में मतलब दोनों चीजें वो यूज नहीं है, तो इससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन बेहतर दिया कि वो आप एक ही तरीका याद रख लें, पूरे में आप वही यूज करें, लेकिन आप उस तरह लिखें या इस तरह लिखें तो ये दोनों ठीक है। अगर आपको ये आसान लगता है फिल्म वगैरह के लिए तो आप ये याद कर लें। अच्छा, स्ट्रक्चर याद करना है, प्रोग्रामों को समझना है। अब ये प्रोग्राम हमारे पास क्या कर रहा है, ये इंट है, इंटीजर टाइप का, हमारे पास हाइट है, विड्थ है, एरिया है। तीन जगह मेमोरी में बनी है, या तीन वेरिएबल, उनका ज्यादा जगह को आपको समझ आ गया, उनको वेरिएबल बोलते हैं। तीन वेरिएबल बने हैं मेमोरी में, जगह बनी है, डिक्लेयर हुए हैं, उनमें हाइट विड्थ एरिया उनके नाम है। हाइट की जगह पर हम उसमें हाइट की वैल्यू रखेंगे, विड्थ में विड्थ की वैल्यू रखेंगे, एरिया में एरिया की वैल्यू रखेंगे। हाइट में हमने रखा है 5, हाइट में क्या रखा है 5, तो समझ लें हाइट में 5 स्टोर हो गया। इस तरह विड्थ क्या है, विड्थ में इधर 4 स्टोर हो गया है। अब एरिया में क्या रखा है हमने, हाइट, ये स्टैटिक वाला मैंने बोला था मल्टीप्लाई के लिए होता है, और विड्थ। अब हाइट जो ऊपर 5 रखा है वो इसकी जगह 5 आ जाएगा, विड्थ में क्या आ जाएगा इसकी जगह पर 4। 5 और 4 क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आंसर आएगा 20। तो एरिया में 20 स्टोर होगा। तो अब हमारे पास हाइट में 5 स्टोर है, विड्थ में 4 स्टोर है, और एरिया में 20 स्टोर है। और प्रिंट एफ क्या करता है, जो भी लिखा हो ये प्रिंट करता है, इन डबल कोट्स के दरमियान में जो भी लिखा प्रिंट करता है। और कोमा के बाद हम वेरिएबल लिखते हैं, कोमा के बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर उसने ऐसे ही शो कर देना है, इज इक्वल टू, ये जो परसेंटेज है ये क्या है। तो अगर आपको याद हो शुरू में हमने डेटा टाइप पढ़ी थी, उनके आखिर में फार्मर स्ट्रिंग लिखा हुआ था इस तरह की परसेंटेज सिंबल के साथ। अगर आप पीछे जाकर अभी भी देखें तो वहां पर परसेंटेज सिंबल के साथ हर एक के लिए कुछ लिखा हुआ था, उसको बोलते थे फार्मर स्ट्रिंग। ये अभी अभी हम देखते हैं फार्मर स्ट्रिंग कौन कौन सी होती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ इसकी जगह पर ये डबल, मैं प्रिंट एफ कहता है कि इधर जो भी होगा मैं प्रिंट करूंगा, लेकिन जहां परसेंटेज साइन आ जाए, जहां क्या आ जाए, परसेंटेज साइन आ जाए, उसके आगे कुछ एक लफ्ज लिखा हुआ है, जिस तरह का डी लिखा हुआ है, तो वो मैं इसमें ऐसे नहीं प्रिंट करूंगा कि यही परसेंटेज डी कर दो। वो कहता है इसकी जगह पर मैं डिजिट प्रिंट करूंगा। क्या प्रिंट करूंगा, डिजिट। हर जगह डिजिट नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ परसेंटेज देखेगा जहां भी परसेंटेज आ जाए, और परसेंटेज के बाद अगर देखेगा क्या लिखा है, उसके अगर डी लिखा है तो डिजिट करेगा, इस तरह एफ लिखा है तो फ्लोट करेगा, सी लिखा है तो करेक्टर करेगा। इस तरह सब के लिए हम देखेंगे, तो इसका मतलब होता है हाँ करेगा सही, लेकिन वो लेगा कहां से, कौन सा डिजिट, तो वो हम कोमा के बाद पहला वेरिएबल देंगे एरिया। एरिया में हमने क्या रखा हुआ है, एरिया में आपको पता है हमने 5 इंटू 4 रखा हुआ है, हाइट इंटू वेट, हाइट में 5 था, विथ में 4 था, ये मल्टीप्लाई एरिया में 20 था, वो 20 इधर आ गया, इधर क्या है अब 20, ये वाली वैल्यू हमने कहा है कि इधर जो पहला वेरिएबल हुआ है उसमें चली जाए। ये हम याद रखेंगे, अगर इधर ज्यादा हो तो पहले वाले वैल्यू पहले वेरिएबल में जाएगी, दूसरे वाली दूसरे में, दूसरे फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो जाएगी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, यहाँ बताता है कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। दोबारा सुने, प्रिंट एफ जो भी हो ये प्रिंट कर देता है, प्रिंट एफ जो भी हो डबल कोट में प्रिंट कर देता है, सिवाय जिस तरह हेलो वर्ल्ड इसमें किया है इसने, हेलो वर्ल्ड, इसमें जो भी था उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ये तो प्रिंट किया है, लेकिन ये जब फॉर्मेट ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, या परसेंटेज साइन आ जाए, फिर वो चेक करता है इधर कौन सी वैल्यू आएगी, डी होगी तो डिजिट वैल्यू आएगी। वो आगे वेरिएबल चेक करता है, ये भी डिजिट ही होना चाहिए, वरना प्रोग्राम एरर दे देगा। वो कहता है, कहेगा इधर डिजिट दे रहे हो, इधर फ्लोट दे रहे हो, इधर कैरेक्टर दे रहे हो। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि इधर डिजिट देना तो इधर भी डिजिट आना चाहिए, तो वो वैल्यू इधर जाकर हो जाएगी। तो ये प्रिंट करेगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया क्या है हमारे पास 20, वो 20 उधर प्रिंट हो जाएगा।
फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बोला था कि स्ट्रिंग के दरमियान में कहीं परसेंटेज साइन आ जाए, वो चेक करता है कि मुझे यहाँ कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है। कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो आपने इस टेबल को देख लेना है। इसमें मेन चीज ये इंट और शॉर्ट वाली, फ्लोट वाली, डबल वाली, फ्लोट डबल वाली, ये अगर आप ना भी करें तो ये ऊपर वाले 3 कर लें, ये लाजमी याद करें। और करैक्टर वाली और करैक्टर स्ट्रिंग वाले जो डबल कोट में लिखते हैं, ये 5 याद लाजमी कर लें, ठीक है। इंटीजर वाली, ये आई वाली ना भी करें तो डी वाली तो आपने की हुई है, इसमें भी इंट आ जाते हैं। तो परसेंटेज डी होगा तो वो कोमा के बाद देखेगा मुझे इंटीजर वैल्यू इसमें रखनी है। परसेंटेज एफ होगा तो वो कहेगा नहीं मुझे ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है और ये कोमा के बाद होगी। ये भी कहेगा वो कोमा के बाद होगी, मुझे डबल वैल्यू प्रिंट करनी है। ये सारा टेबल क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर का? फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कि जहां पर इस जगह पर अगर हम परसेंटेज डी की जगह क्या होता, परसेंटेज ई होता, वो कहता इस वेरिएबल में परसेंटेज ई यानी कि ई क्या है हमारे पास, फ्लोट यानी पॉइंट वाली वैल्यू है, तो वो मुझे उधर से प्रिंट करनी है, तो वो उस वैल्यू को ढूंढता एरिया में। अब देखें हमारे पास लास्ट वाला जो पीछे वाली स्लाइड में एरिया ऑफ स्क्वायर था, ये परसेंटेज डी था। उसमें हमने एरिया की वैल्यू उसने उठानी थी और इसकी जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह ले आनी थी। तो इसमें अगर ई होता तो वो एरिया को समझता कि एरिया में फ्लोट है। अगर इस तरह सी होता वो समझता एरिया में सी है। अगर उसमें सी ना होता, कैरेक्टर ना होता, तो वो उसको हमारी एरर दे देता। वो कहेगा नहीं ये तो आपने इधर तो आपने इंटीजर रखा हुआ है, इधर आप कह रहे हो कि एफ है। नहीं तो वो इस तरह की एरर हो सकती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफाई करें ये ऐसी ही हर चीज प्रिंट कर देगा, सिंपल स्क्रीन पर हमारे सामने आउटपुट शो होगी। लेकिन ये सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि कोमा के बाद अगर वेरिएबल है तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर शो हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड शो दिस सम। दो फ्लोट नंबर को ऐड करता है हमारे पास। प्रोग्राम इसी तरह होते हैं सारे। राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर हमारे पास, एंड शो देयर सम ऑन द स्क्रीन। अब आपने प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम इसी तरह होता है, ध्यान से समझे। इस तरह लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 वेरिएबल, ठीक है। कौन से वेरिएबल नहीं, नंबर लिखा है तो हमें पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो हमको जमा करना है एंड शो द सम। ऊपर हमने हैश इंक्लूड किया तो हर जगह करनी है, चाहे आप कोने वाला भी इधर ऐड कर लें या ना करें। वाइड मेन, ये वाइड आपने इग्नोर कर दें, ठीक है। ये वाइड आप क्या करें, बाद दफा इधर वाइड लिखा हुआ बाद दफा नहीं लिखा हुआ, तो आपने परेशान नहीं होना। ये वाला वाइड लाजमी लिखना है, ये पहले वाला। ये ब्रैकेट इनको खाली छोड़ दें, वाइड ना लिखें, ठीक है। क्या करें, इन ब्रैकेट को खाली छोड़ दें, ये वाइड इग्नोर करें, ठीक है। अभी क्योंकि आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब इनको खाली छोड़ दें, आपके सवाल सही से हो होगा। ये ब्रैकेट्स, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ये हमने फ्लोट बनाया है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और आरईएस। आरईएस में हमने रिजल्ट स्टोर करना है। देखिए नाम हम अपनी मदद से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। नाम वेरिएबल से बस शुरू नहीं करना और वो कीवर्ड ना हो। लेकिन याद रखें, अब वेरिएबल 1 का मतलब है हमने इधर पहला जो नंबर है उसके लिए वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल 2 जो पहला दूसरा है वो बनाना है। और इसमें जो शोज या सम के लिए हमने आरईएस बनाया, इसका मतलब है रिजल्ट की शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है। वेरिएबल नाम हमेशा वैसा रखते हैं जो जेन में आ जाए उसको देखते ही। तो फ्लोट इधर क्यों किया है, फ्लोट टाइप उसकी क्यों रखी है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट उसने कहा हुआ था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले उनको सम करे। पहले वेरिएबल हमने 3 बना दिए। वेरिएबल 1 में एक वैल्यू अपने पास रखी, क्योंकि उसने दी नहीं, तो उसने दी तो याद रखें हम वो वैल्यू रखते। प्रोग्राम में जो पेपर में क्वेश्चन आए अगर उसने नहीं दी होंगी तो हम अपने पास से रखेंगे। वेरिएबल 2 में भी अपने पास से वैल्यू रखी। आरईएस में क्या हुआ, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 उनको हमने सम किया है, ये तो हमने करना था। अब इनको शो कैसे करना है, प्रिंट एफ में जो डबल कोट होता है इसमें जो भी वैल्यू होता है वो शो कर देता है। लेकिन परसेंटेज एफ जो है ना, इधर क्या वैल्यू होगी, ये क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, परसेंटेज साइन आ गया, तो वो कोमा के बाद जाएगा सीधा। कोमा के बाद पहली जगह चेक करेगा, वेरिएबल 1 है। वेरिएबल 1 में क्या है 24.27, तो इसकी जगह 24.27 प्रिंट होगा, प्लस ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, फिर कोमा के बाद जाएगा, वेरिएबल 2 की वैल्यू इधर प्रिंट करेगा, इक्वल टू ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर परसेंटेज एफ आ गया, फिर कोमा के बाद जाएगा जहां पहुंचा हुआ है, तो आर एस की वैल्यू उधर होगा। तो ये तीनों वैल्यू इस तरह प्रिंट हो जाए, फिर डबल कोट हुआ, इसका मतलब एंड हो गया। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रिंट होगा। पहले 24.27 इसकी जगह, फिर प्लस ऐसे ही प्रिंट हुआ है, फिर एफ वाला दूसरे वाला 41.50 उसी तरह प्रिंट किया है, इक्वल टू, फिर परसेंटेज एफ जो है आखिर में ये आर एस वाला ये इधर प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम होता है। तो आपने ये चीज अगर सही समझ आ गया तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप पहली दफा समझ रहे हैं तो मे भी आपको ये वीडियो काफी कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट मैं एक ही वीडियो में समझा रहा हूँ। तो आप वीडियो दोबारा देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझने की कोशिश करें, पास करें, बैक करें, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता कमेंट में मुझसे पूछें। फील्ड विथ स्पेसिफायर, अच्छा एक तो ये है कि हमने आगे जो वैल्यू है
प्रिंट एफ में वेरिएबल की वैल्यू इसमें प्रिंट करनी है, लेकिन थोड़ा सा हम बता भी सकते हैं कि कैसे प्रिंट करनी है और कितनी प्रिंट करनी है। ठीक है, कैसे प्रिंट करनी है कितनी, तो उसको कहते हैं फील्ड विड्थ, कि कितनी जगह ले वो। वी सिंपली नीड टू ऐड अ नंबर बिटवीन द परसेंटेज एंड डी। डी भी हो सकता है जो मर्जी हो जाए, उसके दरमियान में हम परसेंटेज और डी के दरमियान में कुछ रखते हैं और जो वैल्यू हो वो इधर प्रिंट कर देते हैं। ये नंबर स्पेसिफाई द फील्ड विड्थ, वो फील्ड विड्थ होती है, इसको हम समझ जाएंगे फील्ड विड्थ क्या होती है। द नंबर ऑफ कॉलम, कितनी जगह वो लेगा, कितने कॉलम लेगा या कितने कैरेक्टर की जगह लेगा। अब ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ आपको पता है डबल कोट में जो भी होता है ये प्रिंट कर देता है, एरिया प्रिंट कर देगा, इक्वल टू प्रिंट कर देगा। लेकिन परसेंटेज साइन आ गया तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में क्या है उसे बोलते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। जहां ये 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 4 जगह पर ये प्रिंट करेगा क्या, एरिया। एरिया हमारे पास क्या है 20, अगर 25 है फॉर एग्जाम्पल, उसमें 20 था, तो ये क्या रिजल्ट शो करेगा, एरिया उसी तरह प्रिंट किया, इक्वल टू उसी तरह प्रिंट किया। लेकिन क्योंकि डी में हमारे पास 25 पड़ा था एरिया में, तो वो इसने इधर आया 25, लेकिन उसने कहा 4 जगह लो, तो इधर वो खाली ये बॉक्स नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, ये बॉक्स वैसे दिखाने के लिए है कि हाँ ये 2 खाली जगह प्रिंट कर देगा। तो कहेगा 4 जगहों पर मैंने ये प्रिंट करना है, तो खाली जगह वो इजाफी प्रिंट करेगा, तो मैंने इधर 25 प्रिंट करना है। तो समझ आ गई होगी कि हमने ऐसी वैल्यू प्रिंट करो जो परसेंटेज का मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, डी का मतलब है डिजिट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एरिया से लियो डिजिट वो प्रिंट करेगा, जिस तरह पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा। तो 25 तो प्रिंट करना है, लेकिन वो जगह कितनी लिए 4 की। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास नंबर छोटा था, जगह 4 थी। अगर नंबर बड़ा हो तो ये याद करें फिर वो पूरा नंबर प्रिंट करेगा, वो इसकी बात नहीं मानेगा। अगर नंबर 5 हिस्सों का होता तो वो पूरा प्रिंट करता। ठीक है, तो वो कहता कि नहीं मैंने पूरा प्रिंट करना ही करना है। हाँ, जगह अगर हमारे पास नंबर छोटा है तो शुरू में स्पेस से इजाफी प्रिंट कर देगा। अच्छा ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है 786। ठीक है, जो वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू होगी। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग में ये आता है परसेंटेज 4d, इसका मतलब है कि ये 786 की जो वैल्यू है ये इसमें रखो, लेकिन 4 जगह ले। 4 जगह लेने के लिए उसको एक स्पेस लेनी पड़ेगी। अब 5 जगह लेने के लिए 2 स्पेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह 6 जगह लेने के लिए 3 स्पेस लेनी पड़ेगी। एक जगह लेनी हो, वो कहता नहीं एक जगह मैं नहीं ले सकता, मुझे 3 जगह लेनी है, क्योंकि मुझे पूरा प्रिंट होने के लिए 3, तो फिर वो 3 पूरा प्रिंट करते ही करता है। ये बात में रखनी। अगर वैल्यू -786 होता तो जब भी 4 हो गए हैं 6, 8, 7 और ये साइन, ये टोटल 4 ही हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि ये स्पेस की जगह लेती है तो ये ऐसे ही प्रिंट करेगा। तो इसमें एक स्पेस आई है क्योंकि ये 5 बनाने के लिए एक स्पेस चाहिए थी। ठीक है, इस तरह 6, तो आपने पास करके समझ लेना अच्छी तरह कि फील्ड विथ स्पेसिफायर इसमें क्या काम कर रहा है, कि ये 4 का क्या मतलब है। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी जब आप गौर करेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास प्रोग्राम है इंक्लूड एफटीडीओ, उसी तरह वाइड मेन, ये वाइड आप इग्नोर कर दें, उसी तरह लिखना है तो आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आप अभी समझें कि ये आपके किसी काम का नहीं है। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और खाली हो तो उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, इसलिए दोनों यूज करते हैं। लेकिन इधर खाली नहीं रखना, इधर बताना है वाइड। ठीक है, क्योंकि अगर इधर वाइड नहीं लिखेंगे तो फिर एरर आ सकती है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट से लाजमी है। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो ये क्या कर रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंट एफ नेम तो उसी तरह प्रिंट करेगा, लेकिन ये क्या, ये अंदर ये बैक स्पेस आ जाए, बैक स्पेस आ जाए तो इससे क्या होता है ये हम भी देखते हैं। ठीक है, बैक स्पेस टी आ गया, जिस तरह परसेंटेज आता है तो वो वैल्यू बार में देखता है। अब परसेंटेज तो इसमें आई नहीं, ये तो ऐसे ही आ गया है। ठीक है, तो क्या हुआ है, बैक स्पेस आ जाए तो उसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या आ जाए, बैक स्पेस आए, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। इस लाइन में कितने एस्केप सीक्वेंस है, एक। एक बैक स्लैश लिखनी है और उसके बाद जो लिखा हुआ है, इसमें एन लिखा हुआ है, इसमें टी लिखा हुआ है, तो ये 1 2 3, इसमें 3, इसमें एक एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है, इसमें 1 2 3 टी वाले हुए हैं। एस्केप सीक्वेंस कम काम क्या करते हैं ये हम अभी चेक करते हैं। अल्लाह आप देखें कि एस्केप सीक्वेंस फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज, वो वेरिएबल चेक करता है कि इधर डबल कोड के बाद कोई वेरिएबल हो सकता है अपने टाइम में, लेकिन ये क्या करता है, ये वेरिएबल नहीं चेक करता, ये चेक करता है एस्केप सीक्वेंस क्या काम कर रहा है। अब ये नीचे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इधर से शुरू हुए हम, नेम उसी तरह प्रिंट हो गया, टी जहां हो जे वहां टैब प्रिंट करता है, खाली जगह प्रिंट करता है। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस टी हो वो खाली जगह, ये कुछ एस्केप सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि इसका कुछ मतलब है। टी का मतलब है इधर खाली जगह प्रिंट करो, आगे रोल नंबर उसी तरह प्रिंट हुआ, फिर बैक स्पेस आ गई तो उसका मतलब है आगे कुछ है, तो टी का मतलब है फिर टैब प्रिंट, इधर उसने स्पेस किया, आगे मार्क्स फिर उसी तरह प्रिंट करती है।
अब आगे इधर गया, तो इधर उसने कहा नहीं, इधर न्यू लाइन में जाओ, एन का मतलब है न्यू लाइन, वो न्यू लाइन में चला गया, आगे ये सारे डॉट 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 ये लाइन ऐसी प्रिंट होगी। आगे फिर न्यू लाइन में गया है और आमर उसने इधर प्रिंट किया है, आमर जैसे मेरा नाम भी है और इधर भी आमर उसने यूज किया है, देखें आमिर, और आगे स्पेस टी, ठीक है। अच्छा, दो टी क्यों यूज किया है? कि ज्यादा जगह छोड़ने के लिए, अगर एक टी होता तब ये इतनी जगह लाजमी छोड़ता, लेकिन दो टी का मतलब है ये काफी ज्यादा जगह हमने छोड़ी है। तो 78 उसने उसी जगह प्रिंट किया, इस तरह दो टी, फिर दो इतनी दो टैब की जगह छोड़ी हमने 425, फिर न्यू लाइन में गया। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एस्केप सीक्वेंस कैसे आ रहे हैं और इसका मतलब क्या है। परमानेंट स्पेसिफायर या परसेंटेज डी परसेंटेज एफ जो पीछे हम पढ़े हैं, उसका मतलब होता है बाद में वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल ना हो तो दे देंगे वेरिएबल कोमा के इधर, अगर वेरिएबल होते तो कोमा डाल के इधर यूज करते, आप पिछली वीडियो में देखें आसानी से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, वीडियो का फायदा यही होता है। हाँ, एस्केप सीक्वेंस में क्या होता है, इसको हम मजीद ये एक तो टी से मुराद है टैब प्रिंट करेगा, यानी कि स्पेस प्रिंट करेगा, एन से मुराद है न्यू लाइन पर चला जाएगा। इसके अलावा आपने ये सारे याद कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने, देखें मेन जो है ये एन वाला, न्यू लाइन वाला, टैब वाला। अच्छा, सिंगल कोड प्रिंट करना हो तो हमारा प्रोग्राम एरर देता है, उसकी वजह ये क्या होती है कि अगर सिंगल कोड प्रिंट करें तो वो समझता है ये डबल कोड है, आगे सिंगल कोड है तो ये स्ट्रिंग एंड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह एरर आ जाती है। तो जब भी सिंगल कोड प्रिंट करना हो, ये ध्यान में रखना है कि ये बैक स्पेस डालकर सिंगल कोड लिखना है, इस तरह डबल कोड प्रिंट करना हो बैक स्लैश डालकर डबल कोड लिखना है, क्योंकि ये वाला डबल कोड को एंड कर रहा है। तो जब भी डबल कोड लिखें वो समझता है एंड हो गया, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह बैक स्लैश अगर प्रिंट करनी हो, जब भी बैक स्लैश है तो वो समझेगा एस्केप सीक्वेंस है। तो जो डबल बैक स्लैश आएगी तो वो उसे पता होगा नहीं मैंने ये वाली बैक स्लैश प्रिंट करनी है, तो ये वाले ज्यादा है। मैं बी का मतलब होता है एक पीछे वाला भी डिलीट कर दो, एक स्पेस पीछे चले जाओ। करियर प्लान का मतलब होता है कि शुरू में चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें फार्म फीड ये इनके आप याद कर लें, लेकिन समझ लेंगे जो जो ये तीन चार मेन है ये समझ लें। अब जो स्कैन एफ है, स्कैन एफ क्या करता है, प्रिंट एफ वैल्यू को प्रिंट करता है। स्कैन एफ नाम से ज्यादा स्कैन करता है, यानी कि यूजर से वैल्यू लेता है। पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है कि हमने किस तरह की वैल्यू लेनी है, और कोमा के बाद कहाँ रखनी कहाँ है उसको। तो यहाँ एक सिंबल यूज हो रहा है, ये इसको बोलते हैं एम परसेंट, AMPERSAND, एम परसेंट का मतलब होता है, ये सिंबल यूज होता है, इसका मतलब होता है जहां मेमोरी में वेरिएबल 1 की जगह होगी वहां पर रख दो ये वाली वैल्यू, जहां पहले वैल्यू होगी, फिर जो आगे वाली वैल्यू है वो जहां पर रख दो। हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, स्क्रीन सामने जाता है, यूजर वैल्यू एंटर करता है, तो पहले वाली वैल्यू जहां चली जाएगी, दूसरे वाली वैल्यू जहां, तीसरे वाली वैल्यू वहां, जितनी भी वैल्यू लेना चाहे ले सकते हैं। ये डॉट डॉट मतलब ये जहां नहीं लेनी होगी वहां कोमा नहीं डालेंगे और एंड कर देंगे। अभी देखते हैं और मजीद ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। इंक्लूड किया, अवॉइड में किया, डबल क्या किया, डबल टाइप का मीटर और किलोमीटर, दो वेरिएबल बनाए डबल टाइप के, ये मीटर लेंगे किलोमीटर लेंगे। अच्छा, ये जो दो फॉरवर्ड स्लैश लगी हैं, इनका मतलब होता है कमेंट है, लेकिन इनको इग्नोर करना है, ये हमने अपनी याददाश्त के लिए चीजें लिखी हैं। फिर अगर समझ लें कि ये कमेंट है, डबल कोड क्या है, ये डबल फॉरवर्ड बैक स्लैश क्या है, फॉरवर्ड स्लैश क्या है, ये कमेंट है, यानी कि इस लाइन को मैंने नहीं पढ़ना, ये हमने अपनी याददाश्त के लिए ऐड करना है, इनका प्रोग्राम में कोई काम नहीं होता, ठीक है। ये हमने क्या लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि हमें यूजर को शो करना है कि किलोमीटर एंटर करे, लेकिन ये हमने अपनी याददाश्त के लिए लिखा है, काम ये कर रहा है। प्रिंट एफ क्या होता है, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, हम कहते हैं किलोमीटर में डिस्टेंस एंटर करो। फिर क्या होता है, टेक इनपुट, ये भी हमने अपनी याददाश्त के लिए रखा है, ये प्रोग्राम में इसका कोई काम नहीं है, कमेंट है, ये कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा ये इसने अपने लिए लिखा है। इन डबल फॉरवर्ड स्लैश का ये मतलब है। स्कैन एफ, अब स्कैन एफ पर आते हैं। डबल कोड में मैंने कहा था फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एल एफ, यानी कि एल एफ किस लिए होता है, डबल के लिए। वो कहता है डबल वैल्यू यूजर एंटर करेगा, तो यूजर क्या एंटर करेगा, डबल वैल्यू। तो यूजर ने डबल वैल्यू एंटर करनी है, क्योंकि हमने पता है, हमने उसे कहा हुआ है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, और डबल टाइप का हो वो एंटर करेगा। तो डबल टाइप का होगा, वो कहाँ जाएगा, वो इस किलोमीटर में स्टोर हो जाएगा। किलोमीटर में ये एम परसेंट साइन यूजर, इसका मतलब होता है इसके में स्टोर हो जाए, तो किलोमीटर एम परसेंट का ये मतलब होता है इसके एड्रेस पर स्टोर हो जाए। तो किलोमीटर मेमोरी में जगह बनी हुई है, ये डबल टाइप की जगह मेमोरी में किलोमीटर बनी हुई है, उस किलोमीटर में क्या स्टोर हो गया है, ये वाला किलोमीटर। इसी तरह किलोमीटर की वैल्यू हमारे पास आ गई, मीटर में क्या स्टोर करें। अब किलोमीटर में क्या स्टोर हुआ है, जो यूजर ने एंटर किया अभी तक हमें पता भी नहीं है, लेकिन जो भी एंटर किया वो किलोमीटर में, अगर 10 उसने एंटर किया 10 किलोमीटर में स्टोर हो गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो वो जो वैल्यू होगी अब क्या होगा, प्रिंट एफ न्यू लाइन में जाओ, परसेंटेज एल एफ, इसका मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसकी वैल्यू कहाँ होगी, कोमा के बाद। ये वैसे न्यू लाइन में है, तो ये कोमा के बाद ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर की वैल्यू इसकी जगह पर आएगी जितनी भी होगी। तो अगर 10 है तो इधर 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह किलोमीटर में क्या है,
ये किलोमीटर ऐसे ही प्रिंट होगा, इक्वल टू ऐसे प्रिंट होगा, फिर ये फार्मर स्पेसिफायर है और यहाँ इस कोमा के बाद इस मीटर वाली वैल्यू प्रिंट होगी और आगे मीटर ऐसे ही प्रिंट होगा। तो इसको देखते हैं रिजल्ट कैसे होगा। इसका रिजल्ट इस तरह से होगा, पहले ये प्रिंट हुआ है एंटर डिस्टेंस, इसने कुछ भी नहीं किया, ये वेरिएबल बन गया मेमोरी में, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने क्या किया एंटर डिस्टेंस किलोमीटर, उसी तरह ये इधर तक प्रिंट हो गया। मैंने बताया था प्रिंट ऐप ऐसे ही प्रिंट करता है सिवाय दो चीजों के, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक ये जो क्या है एस्केप सीक्वेंस। ये दोनों कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं, एस्केप सीक्वेंस, फॉर्मेट स्पेसिफायर या प्रिंट एफ, उसके ये चारों चीजें आपने क्लियर करनी है। ये एट द एड्रेस ऑफ किलोमीटर स्टोर करता है। एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, यूजर ने एंटर किया 40.5, यूजर ने क्या ले लिया 40.5, तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो इस किलोमीटर में स्टोर हो गया। कहाँ पर, इस किलोमीटर में, क्योंकि हमने कहा एट द एड्रेस ऑफ किलोमीटर पर स्टोर कर दो, वो किलोमीटर में स्टोर हुआ है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 40,000 ये इसमें स्टोर हो गया। तो ये सारी चीजें प्रिंट हुई हैं। बैक स्लैश का मतलब है न्यू लाइन में गया है इधर से, उधर क्या प्रिंट किया है पहले किलोमीटर, ये यूजर ने एंटर किया था 40.5, ठीक है, तो ये प्रिंट हुए। ये इतनी लंबा क्यों प्रिंट हुआ है, मैंने बताया था डबल किस लिए यूज होता है, बहुत बड़ी वैल्यू के लिए। तो आगे किलोमीटर उसी तरह प्रिंट हुआ है, इक्वल टू उसी तरह प्रिंट हुआ है, एल एफ, इस दूसरे एल एफ की जगह क्या प्रिंट हुआ है, ये वाला मीटर, तो इसमें क्या था 1000 से मल्टीप्लाई था, तो ये सारा प्रिंट हुआ है, ये मीटर उसी तरह प्रिंट हो गया है। इसको बार बार समझेंगे तो मेरा समझ आ जाएगी, हो सकता है आप एक दफा समझे तो आप तब भी समझ आ जाए, लेकिन परेशान नहीं होना, अगर नहीं समझ आती कोई मसला नहीं है, काफी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट, काफी कम्प्लेक्स है कंसेप्ट। अगर नए बंदे हैं पहले दफा समझ रहे हैं, पहले नहीं समझ सके तो थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना। तो इस तरह करके हमने स्कैन एफ वैल्यू ले लेनी है, प्रिंट एफ प्रिंट कर देनी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एफ क्या है, बैक स्लैश क्या है, फॉरवर्ड स्लैश कमेंट कैसे करते हैं। उससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी, वेरिएबल, डिक्लेयर, इनिशियलाइजेशन, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजों की क्लियर समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं। अगर आपको तैयारी में मदद मिली है वो भी कमेंट में बताएं, सजेशन दें कि हम किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।